हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 के स्टूडेंट्स के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश। इसके हमने बहुत सारे चैप्टर स्टूडेंट्स पहले ही अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 7 रेगिस्तान का तूफान। इससे पहले अध्याय 6 तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर जाकर अध्याय 6 तक और अन्य सभी विषय और क्लासेज के वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 रेगिस्तान का तूफान। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस पाठ में एक पिक्चर दी हुई है, एक चित्र दिया हुआ है। इसमें आप पढ़कर देखते हैं कि क्या क्या यहाँ लिखा हुआ है। बंदर, खरगोश और कछुआ तीनों रेगिस्तान की यात्रा करना चाहते थे। इन तीनों के लिए रेत में चलना कठिन था, लेकिन ऊँट के लिए नहीं। सोचा क्या करें, उन्होंने ऊँट से राय ली। अगली सुबह वे पानी और खाना लेकर रेगिस्तान की यात्रा पर निकले, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उनके पैर रेत में धंसने लगे। ऊँट ने कहा, आप लोग मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मेरे पैर बड़े हैं, इसलिए वे रेत में धंसते नहीं हैं। तीनों को अपनी पीठ पर बिठाकर ऊँट चलने लगा। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलने लगी, चारों तरफ रेत उड़ने लगी। कछुए ने ऊँट के कुबड़ों के बीच में बैठकर अपना सिर अंदर कर लिया। बंदर और खरगोश ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब तूफान थम गया तो कछुए ने ऊँट से पूछा, आप रेतीले तूफान से क्यों नहीं डरते? ऊँट ने उत्तर दिया, आपको क्या लगता है ऊँट ने क्या उत्तर दिया होगा? तो बच्चों, स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो खाली जगह दी हुई है कि ऊँट ने क्या उत्तर दिया होगा, इसके बारे में हम जानकारी इसी पाठ में प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? सोचकर बताओ, ऐसा क्यों कहते हैं? ऊँट रेत पर आसानी से चल पाते हैं क्योंकि। तो बच्चों, यहाँ पर कारण हम लिख सकते हैं कि ऊँट के पैर लंबे और नीचे से जो उनके तलवे होते हैं वो चौड़े और गद्दीदार होते हैं, जो रेत में धंसते नहीं हैं, इसलिए ऊँट रेत पर आसानी से चल पाते हैं। तो यहाँ हमको खाली जगह में ये लिखना है। ऊँट को घंटों तक प्यास नहीं लगती क्योंकि वह एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेता है और उसे 2-3 दिन तक स्टोर करके रखते यानी जमा करके रखता है और उसको प्यास नहीं लगती है। खरगोश और बंदर अगर खुद ही यात्रा करते तो उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता। खरगोश और बंदर को तूफान झेलना पड़ता, उनके पैर जमीन में धंसते, वो चल नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते और रेत उनकी आंखों में घुस जाती। अपनी सुरक्षा वो तूफान में नहीं कर पाते, ठीक है ना। और ऊँट तो बिना पानी के बहुत देर तक रह सकता है। बंदर और खरगोश तो बिना पानी पिए अधिक समय तक नहीं रह सकते। उन दोनों का क्या हुआ होगा? इन सभी का देखिए हम आंसर देखते हैं। रेतीले तूफान से ऊँट का न डरने का कारण, नंबर 1 जो प्रश्न था उसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऊँट ने कछुए को यह उत्तर दिया होगा कि वह रेतीले तूफान से इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसकी नाक की बनावट ऐसी होती है कि वह धूल को अंदर जाने से रोक सकती है, यानी कि नहीं जाने देती, और उसकी पलकें लंबी होती हैं जो उसकी आंखों को रेत से बचाती हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहने का कारण, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊँट रेत पर आसानी से चल पाते हैं, क्योंकि उनके पैर गद्दीदार और चौड़े होते हैं जिससे वे रेत में धंसते नहीं हैं और आसानी से चल पाते हैं। नंबर 3, ऊँट को घंटों तक प्यास नहीं लगती क्योंकि वे एक बार में बहुत सारा पानी यानी कि 100 से 150 लीटर पानी तक पी सकते हैं और उसे 5-6 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। नंबर 4, खरगोश और बंदर को आने वाली समस्याएं। अगर खरगोश और बंदर खुद ही यात्रा करते तो उन्हें निम्नलिखित समस्याओं को सामना करना पड़ता। रेत में उनके पैर धंस जाते जिससे चलना कठिन हो जाता, मुश्किल हो जाता। उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ता क्योंकि वे ऊँट की तरह लंबे समय तक बिना पानी के नहीं रह सकते। नंबर 5, बंदर और खरगोश का क्या हुआ होगा? तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, बंदर और खरगोश बिना पानी पिए ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते, इसलिए अगर वे ऊँट के बिना होते तो उन्हें प्यास और थकावट के कारण रेगिस्तान में जीवित रहने में बहुत कठिनाई होती या फिर वे जीवित नहीं रह पाते। अब देखिए, रेगिस्तान का जहाज। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन है। ऊँट एक बार में 100 से 150 लीटर पानी तक पी सकता है। यह 5 से 6 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसके पैर गद्दीदार मोटे होते हैं जिससे रेत में आसानी से चल सकता है। अपनी यात्रा में तीनों को बबूल, रोहिड़ा और झाड़ियाँ मिली जिनसे तीनों ने अपनी भूख मिटाई। रास्ते में उन्हें चिंकारा भी मिला। चिंकारा हिरण प्रजाति का एक प्राणी होता है जो हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसी तरह यहाँ के लोग गर्मियों में इन क्षेत्रों में किस तरह रहते होंगे, सोचो और बताओ। कछुआ पानी में
और धरती पर दोनों जगह कैसे रह लेता है? तो इनके बच्चे हम आंसर यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स। कछुआ पानी में और धरती पर दोनों जगह इसलिए रह सकता है क्योंकि यह उभयचर प्राणी होता है। इसके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि यह पानी में तैर सकता है और धरती पर भी चल सकता है। यह पानी में सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों का उपयोग करता है और कुछ प्रजातियां पानी के अंदर भी ऑक्सीजन ले सकती हैं। दूसरा प्रश्न है, बिल्ली, तेंदुआ आदि पेड़ पर कैसे चढ़ जाते हैं और कुत्ता नहीं, ऐसा क्यों? बिल्ली और तेंदुआ जैसे जानवरों के पंजे नुकीले और मुड़े हुए होते हैं, जिनसे मजबूत पकड़ होती है, जिससे वे पेड़ों पर आसानी से चढ़ पाते हैं। उनके शरीर की बनावट भी फुर्तीली होती है, जो उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में मदद करती है। कुत्ते के पंजे पेड़ पर चढ़ने के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, इसलिए वे पेड़ पर नहीं चढ़ पाते। तीसरा प्रश्न है, पशु खुद को बहुत तेज ठंड में गर्म रखने के लिए क्या करते हैं? इसी प्रकार बहुत गर्मी में वो खुद को कैसे ठंडा रखते हैं? तो तेज ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए कुछ जानवर जैसे भालू सर्दियों में निष्क्रियता हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और कई जानवरों के शरीर पर मोटी फर या पंखों वाली परत होती है जो उन्हें इंसुलेशन प्रदान करती है। कुछ जानवर झुंड में रहते हैं और एक दूसरे के पास रहकर गर्मी बनाए रखते हैं। ठीक है ना। अब है, बहुत गर्मी में खुद को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं? कुछ जानवर छायादार स्थानों पर या बिलों में रहते हैं। पसीना आना या हाँफना जैसे कुत्ते शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। कुछ जानवर रात में सक्रिय होते हैं, निशाचर, ताकि दिन की गर्मी से बच सकें। फिर आगे है नंबर 4, जंगल में आग लगने पर पशु पक्षी कैसे खुद को बचाते होंगे? जंगल में आग लगने पर पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। भागना, कई जानवर आग से दूर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हैं। छिपना, छोटे जानवर या बिलों या घने वनस्पतियों में छिपने की कोशिश करते हैं। उड़ना, पक्षी उड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। नंबर 5, रेगिस्तान में निवास करने वाले परिवारों का रहन सहन कैसा होता है? रेगिस्तान में रहने वाले परिवार कठोर परिस्थितियों के अनुकूल अपना जीवन जीते हैं। आवास, वे अक्सर मिट्टी या स्थानीय सामग्री से बने घरों में रहते हैं जो उस गर्मी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। पानी का संरक्षण, पानी की कमी के कारण वे पानी का सावधानी से उपयोग करते हैं और अक्सर पानी के स्रोतों के पास रहते हैं। वस्त्र, बस वे ढीले ढाले और हल्के वस्त्र पहनते हैं जो उन्हें धूप और रेत से बचाते हैं। परिवहन, ऊंट जैसे जानवर परिवहन के मुख्य साधन होते हैं, जिन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। जीवन शैली, वे अक्सर खानाबदोश होते हैं और पानी और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ठीक है। अब है, स्वयं कीजिए। आइए पशु पक्षियों के बारे में और पता लगाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कछुआ और खरगोश के पैरों में क्या अंतर होता है? तो यहाँ हम इनके उत्तर देखते हैं। कछुए के पैर छोटे और चौड़े होते हैं जो पानी में तैरने और धरती पर धीरे धीरे चलने के लिए अनुकूल होते हैं, जबकि खरगोश के पैर लंबे और मजबूत होते हैं जिससे वह धरती पर बहुत तेज दौड़ सकता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, बतख और कबूतर के पैरों में क्या अंतर है? तो बतख और कबूतर के पैरों में देखिए, बतख के पैर जालीदार होते हैं जिससे वह पानी में आसानी से तैर सकती है, जबकि कबूतर के पैर पतले और बिना जाली के होते हैं जो बैठने और चलने के लिए बने होते हैं। फिर नंबर 3 प्रश्न है, आसपास के पक्षियों की चोंच को ध्यान से देखो, क्या सभी की चोंच एक जैसी होती है? तो हमने अपने आसपास बहुत से पक्षी देखे हैं, तो इसमें देखिए सभी पक्षियों की चोंच एक जैसी नहीं होती। चोंच का आकार उनके भोजन के प्रकार के अनुसार बदलता है। जैसे तोते की चोंच कठोर फल तोड़ने के लिए, हंस की चोंच पानी से भोजन छानने के लिए और गिद्ध की चोंच मांस फाड़ने के लिए होती है। नंबर 4 प्रश्न है, क्या आपको क्या लगता है पक्षियों की चोंच का आकार उनके खाने से जुड़ा हुआ है? कैसे? तो चौथे प्रश्न का उत्तर हम यहाँ देखते हैं। कबूतर की चोंच पतली और सीधी होती है जिससे वह अनाज और बीज खाता है, जबकि मुर्गी की चोंच थोड़ी मुड़ी हुई और मजबूत होती है जिससे वह जमीन खोदकर कीड़े मकोड़े और अनाज खाती है। फिर 5वां प्रश्न देखते हैं, कबूतर और मुर्गी के पंखों की बनावट की तुलना करके देखो, दोनों में क्या अंतर है और क्यों? कबूतर और मुर्गी के पंख, ठीक है ना। तो 5वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ देखते हैं, कबूतर और मुर्गी के पंखों की बनावट में अंतर। कबूतर के पंख उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, वे हल्के और मजबूत होते हैं जिससे उसे लंबी दूरी तक उड़ने में मदद मिलती है। मुर्गी के पंख छोटे और कम विकसित होते हैं
जो उसे केवल छोटी दूरी तक उड़ने या फुदकने में सहायता करते हैं। छठा प्रश्न है, आसपास के पशुओं की आवाज़ें सुनो, क्या तुम्हें उनकी आवाज़ों से उनकी भावनाओं का पता चलता है? तो यहाँ छठे प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, पशुओं की आवाज़ों से भावनाओं का पता। हाँ, पशुओं की आवाज़ों से उनकी भावनाओं का कुछ हद तक पता चलता है। जैसे कुत्ते का भौंकना खुशी, डर या आक्रामकता को दर्शा सकता है, और बिल्ली का म्याऊं करना ध्यान आकर्षित करने या संतुष्टि व्यक्त करने के लिए हो सकता है। प्रश्न नंबर 7, क्या आपने विचार किया है कि चींटियां रास्ता कैसे ढूंढती हैं? तो यहाँ 7वें प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखेंगे, चींटियां फेरोमोन नामक रासायनिक संकेतों का उपयोग करके रास्ता ढूंढती हैं। जब एक चींटी भोजन पाती है तो वह वापस लौटते समय एक फेरोमोन निशान छोड़ती है, जिसका अनुसरण करके अन्य चींटियां भोजन तक पहुंचती है। फिर है 8वां प्रश्न, जानवर भोजन कैसे ढूंढते हैं? तो यहाँ देखिए, हम अपने आसपास किसी जानवर को भोजन खोजते हुए देखो कि वह भोजन कैसे ढूंढता है। तो जानवर भोजन कैसे ढूंढते हैं, 8वां प्रश्न का उत्तर यहाँ है। जानवर भोजन ढूंढने के लिए विभिन्न इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुत्ते और बिल्लियां अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हैं। उल्लू और बाज अपनी तेज दृष्टि का उपयोग करते हैं। चमगादड़ इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं, जल में रहने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो जल में रहने वाले जीव जंतुओं के नाम वैसे आप जानते हैं बच्चों, फिर भी यहाँ हम उत्तर बताए देते हैं कि कैसे लिखना है। जल में रहने वाले जीव जंतुओं के नाम इस प्रकार से हैं, मछली, कछुआ, मेंढक, मगरमच्छ, डॉल्फिन और व्हेल। ठीक है, तो ये 9वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10, विभिन्न पशुओं और पक्षियों का शरीर, रंग, आकृति आकर देखो। क्या आप सोच सकते हैं कि उनके रंग उनके लिए कैसे सहायक होते हैं, जैसे छिपने में, शिकार करने में या साथी को बुलाने में? तो 10वें प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, पशुओं और पक्षियों के शरीर का रंग, आकृति और आकार उन्हें कई तरह से सहायक होते हैं, जैसे छिपने में, कैमोफ्लेज। कुछ जानवर अपने परिवेश से मेल खाने वाले रंग और पैटर्न विकसित करते हैं ताकि वे शिकारियों से छिप सकें या शिकार को आसानी से पकड़ सकें, जैसे गिरगिट। शिकार करने में, शिकारी पक्षियों के रंग और आकार उन्हें शिकार को आसानी से पकड़ने में मदद करते हैं, जैसे तेंदुए, धब्बे। साथी को बुलाने में, कुछ पक्षियों के चमकीले रंग और विशेष आकृतियां साथी को आकर्षित करने में सहायक होती हैं, जैसे मोर के पंख। ठीक है, फिर है 11वां प्रश्न आपका, क्या आपने कभी कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी सुनी है? सोचो कि कछुआ इतनी धीमा क्यों चलता है और खरगोश इतना तेज क्यों दौड़ता है? तो यहाँ 11वें प्रश्न का उत्तर देखिए, यहाँ पर है, कछुआ और खरगोश की दौड़ की कहानी एक प्रसिद्ध नैतिक कहानी है जो सिखाती है कि धीमी और स्थिर दौड़ जीतता है, यानी कि निरंतर कार्य करते रहने से हमें सफलता जरूर मिलती है। अब कारण देखते हैं कि कछुआ धीमा क्यों चलता है। कछुए का शरीर भारी कवच से ढका होता है और उसके पैर छोटे होते हैं जो उसे तेजी से चलने से रोकते हैं। यह उसकी सुरक्षा के लिए अनुकूलन है। और खरगोश तेज क्यों दौड़ता है? खरगोश के पिछले पैर लंबे और मजबूत होते हैं जो उसे छलांग मारकर बहुत तेजी से दौड़ने में सक्षम बनाते हैं। यह उसे शिकारियों से बचने में मदद करता है। तो इस तरह से ये 11 प्रश्न थे और 11 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हमने लिखकर आपको बताए हैं। अब है पाठ आगे पढ़ते हैं, संकट में समझदारी। कठिनाइयों से निपटने की सीख। रेगिस्तान में आई कठिनाइयों का सामना सबने मिलकर कर लिया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे बहुत तेज बारिश आना, बाढ़ आना, नदी में नहाते समय किसी का डूबना और सड़क पर कोई दुर्घटना होना। ऐसे समय में हमें तुरंत सहायता का तरीका ढूंढना पड़ता है। यदि हम प्राथमिक उपचार के तरीके जानते हैं तो हमें अपनी और दूसरों की सहायता कर सकते हैं। क्या आपने अपने आसपास कभी ऐसा देखा है? तो सोचो, यदि बाढ़ आ जाए, कोई पानी में डूबने लगे एवं सड़क दुर्घटना हो जाए तो आप क्या करोगे? उत्तर, यदि बाढ़ आ जाए तो कोई पानी में डूबने लगे या सड़क दुर्घटना हो जाए तो मैं निम्नलिखित उपाय करूँगा या करूँगी। बाढ़ आने पर सुरक्षित और ऊंची जगह पर जाने की कोशिश करूँगा। बिजली के तारों को और पानी से दूर रहूँगा। ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए चिल्लाऊँगा और किसी को सूचित करूँगा। कोई पानी में डूबने लगे तो तुरंत मदद के लिए बड़ों को बुलाऊंगा। यदि संभव हो तो उन्हें सहारा देने के लिए कोई रस्सी या लकड़ी का टुकड़ा फेंकने की कोशिश करूंगा, लेकिन खुद पानी में नहीं जाऊंगा।
आसपास लोगों को सूचित करूंगा ताकि वे मदद कर सकें। और सड़क दुर्घटना होने पर तुरंत बड़ों को या आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस या एम्बुलेंस को सूचित करूंगा। घायल व्यक्ति को छूने या हिलाने की कोशिश नहीं करूंगा जब तक कि कोई बड़ा या प्रशिक्षित व्यक्ति मौजूद ना हो। सुरक्षित दूरी पर रहूंगा और भीड़ नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगी। ठीक है। इन सभी स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात है घबराना नहीं और तुरंत बड़ों को या आपातकालीन सेवाओं को सूचित करना। यदि प्राथमिक उपचार की जानकारी हो तो उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हमेशा अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। अब है आओ चर्चा करें। ऐसी घटनाओं में आप कैसा अनुभव करते हैं? आप खुद को शांत और सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? आप दूसरों को सहायता करने के लिए क्या कदम उठाते हैं? यदि नंबर 4 है, यदि बाढ़ का पानी आपके घर में घुसने लगे तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना। तो ये 4 प्रश्न हैं यहाँ पर, इनके उत्तर हम अभी देखेंगे। कुछ दोस्त खो खो खेल रहे थे, इतने में उनका एक साथी नीचे गिर गया। उसका घुटना और कोहनी छिल गए। उसे जल्दी से आशा दीदी के घर ले गए। आशा दीदी ने तुरंत उनका उपचार किया। देखो, यहाँ आशा दीदी के उपचार का क्रम उल्टा पुल्टा कर दिया। आप इसे सीधे क्रम में जमाओ। एक साफ कपड़े की पट्टी बनाकर उस पर बांध दी। घाव को स्वच्छ कपड़े से पोंछा। घाव को अच्छे से धोया। घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। तो ये उल्टे पुल्टे इनको हमको जमा करके लिखना है। तो पहले हमने यहाँ चर्चा के लिए जो प्रश्न दिए थे 4 प्रश्न, तो यहाँ पर उनके उत्तर मैं बता रही हूँ। पहला प्रश्न, ऐसी घटनाओं में आप कैसा अनुभव करते हैं? तो ऐसी घटनाओं में व्यक्ति चिंतित, भयभीत या दुखी महसूस कर सकता है, लेकिन साथ ही मदद करने की इच्छा भी हो सकती है। आप खुद को शांत और सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? शांत रहने के लिए गहरी सांसें लें, स्थिति का आकलन करें और सुरक्षित स्थान पर रहें। अफवाहों पर ध्यान न दें। आप दूसरों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाते हैं? दूसरों की सहायता करने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, प्राथमिक उपचार दें और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर मदद जैसे डॉक्टर या बचाव दल बुलाएं। कभी बाढ़ का पानी आपके घर में घुसने लगे तो आप क्या करेंगे? तो यदि बाढ़ का पानी घर में घुसने लगे तो तुरंत ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर जाएंगे, बिजली बंद करेंगे और आवश्यक सामान साथ में घर छोड़ देंगे यदि सुरक्षित रूप से संभव हो तो। आशा दीदी के उपचार का जो गलत क्रम दिया हुआ था उल्टा पुल्टा, उसको हम सही क्रम से लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले घाव को अच्छे से धोया। दूसरा, घाव को स्वच्छ कपड़े से पोंछा। तीसरा, घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। और चौथा, एक साफ कपड़े की पट्टी बनाकर उस पर बांध दी। क्या आपने कभी ऐसी घटना देखी है? यदि हाँ तो आपने क्या किया था? ऐसी परिस्थितियों में हमें कुछ आवश्यक सामग्रियों को या सामानों को पेटी रखनी चाहिए जिसे हम प्राथमिक उपचार कर पाए। समूह कार्य है। चित्र में कुछ सामान के चित्र दिए हुए हैं, इनमें से प्राथमिक उपचार के आवश्यक सामानों की सूची बनाकर लिखो। तो यहाँ पर ये 2-3 प्रश्न रूप में दिए हुए हैं, यहाँ सूची बनाकर लिखनी है अपने को। और फिर एक और प्रश्न है, यदि आपके सामने कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो चोटग्रस्त व्यक्ति की सहायता के लिए क्या करेंगे? प्राथमिक उपचार किस प्रकार करेंगे? उसके परिवारजन को सूचना कैसे देंगे? ठीक है। और ये सड़क सुरक्षा कुछ चिन्ह दिए हुए हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक उपचार के सामान की सूची हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, ऊपर जो प्रश्न था चित्र में दिखाए अनुसार प्राथमिक उपचार सामान की सूची इस प्रकार है। पट्टियाँ, एंटीसेप्टिक क्रीम, कैंची, चिपकने वाला टेप या एडहेसिव टेप, दवाइयाँ, टैबलेट और कैप्सूल, थर्मामीटर, रुई, कॉटन जिसको कहते हैं, दस्ताने, एंटीसेप्टिक लिक्विड जैसे कि डिटोल और सेवलॉन, सिरिंज और इंजेक्शन केवल प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए, और दर्द निवारक स्प्रे या मलहम। ठीक है। सड़क दुर्घटना होने पर क्या करें? ये दूसरा प्रश्न था अपना। तो यदि आपके सामने कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। चोटग्रस्त व्यक्ति की सहायता। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, उसे शांत रखें और घबराने ना दें। तुरंत एम्बुलेंस या मेडिकल सहायता बुलाएं। प्राथमिक उपचार, यदि खून बह रहा हो तो साफ कपड़े की पट्टी से दबाव डालकर रोकें, घाव को साफ करें और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। हड्डी टूटने की स्थिति में उसे ना हिलाएं, सहारा देकर स्थिर रखें। फिर है परिवारजनों को सूचना दें। घायल के मोबाइल पर या पहचान पत्र से संपर्क नंबर ढूंढें। आसपास के लोगों से मदद लेकर परिवार की तुरंत फोन या संदेश भेजें। ठीक है। फिर है परियोजना कार्य।
अपने साथियों के लिए साथ बैठकर आपातकालीन स्थिति जैसे चोट लगना, आग लगना, बिजली का झटका लगना पर चर्चा करें। आप इन परिस्थितियों से बचाव के लिए चार्ट बनाएं और उन्हें अपनी कक्षा में लगाएं। ठीक है, तो इस विषय में आपको चार्ट बनाना है स्टूडेंट्स। पानी में डूबने से बचाव के लिए क्या करें? अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। किसी ठोस वस्तु या रस्सी का सहारा लें ताकि आपको सुरक्षित रहें। पानी की गहराई और प्रभाव को समझें। तेज बहाव में या सीधे प्रवेश करने से बचें। ठीक है, सहारा प्रदान करें। लकड़ी, रस्सी, हवा से भरा ट्यूब या कोई अन्य तैरने वाली वस्तु फेंककर व्यक्ति को पकड़ने में मदद करें। यदि पानी में जाना आवश्यक हो तो एक तैराकी उपकरण का उपयोग करें। डूबते व्यक्ति को पीछे से पकड़ें ताकि वह घबराकर आपको नुकसान न पहुंचाए। उसका सिर पानी से ऊपर रखें। व्यक्ति को धीरे धीरे किनारे की ओर ले जाएं और उसे शांत रहने को कहें। तो ये लिस्ट थी पूरी पानी से डूबने से बचाव के लिए क्या करें इस क्रम में। ठीक है, और ऊपर परियोजना कार्य में आपको इन जो चीज़ें दी हुई हैं इन पर चर्चा करनी है और चार्ट बनाना है और अपनी क्लास में लगाना है। तो इसी तरह आग लगने और बिजली का झटका लगने पर बचाव के क्या तरीके होंगे इनकी सूची बनाएंगे। तो यहाँ पर घटना दे रखी है, आग लगना, बिजली का झटका लगना, चोट लगना और बाढ़ आना, और क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे वो लिस्ट हमको बनानी है। तो इसकी लिस्ट हम यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, घटना आग लगना, तुरंत आग बुझाने का प्रयास करेंगे। पानी, रेत, अग्निशमन यंत्र सुरक्षित स्थान पर जाएंगे। अग्निशमन सेवा को सूचित करेंगे, यहाँ लिख दिया। और क्या नहीं करेंगे? आग लगने पर घबराएंगे नहीं। बिजली के उपकरणों को छूटने से बचेंगे। ज्वलनशील पदार्थों को आग के पास नहीं रखेंगे। ठीक है, फिर नीचे बिजली के झटके में बिजली का स्रोत बंद कर देंगे। लकड़ी या प्लास्टिक जैसी अचालक वस्तु से व्यक्ति को अलग करेंगे। तुरंत डॉक्टरी सहायता लेंगे। नंगे हाथों से व्यक्ति को नहीं छुएंगे। पानी का उपयोग नहीं करेंगे। भीड़ न लगाएंगे। फिर है चोट लगना। चोट की गंभीरता के अनुसार प्राथमिक उपचार देंगे। साफ करेंगे, पट्टी बांधेंगे। गंभीर चोट लगने पर तुरंत डॉक्टरी सहायता लेंगे। फिर है चोट को अनदेखा ना करें। बिना जानकारी के दवा ना लगाएं। फिर बाढ़ आने पर ऊंचे स्थान पर जाएंगे। बिजली के उपकरण को बंद कर देंगे। सुरक्षित पेयजल का प्रबंध करेंगे। सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे। पानी में नहीं उतरेंगे। बिजली के खंभों को या तारों को दूर रहेंगे। खाने पीने की चीज़ों को खुला नहीं छोड़ेंगे। अब है प्राथमिक चिकित्सा किट। ये देखिए यहाँ पर, जिसमें थर्मामीटर है, कुछ दवाइयाँ हैं और कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कॉटन होनी चाहिए, बैंडेज होनी चाहिए, है ना। ये प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जो होता है उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। प्राथमिक चिकित्सा के 4 चरण। सुरक्षा सुनिश्चित करो। व्यक्ति की स्थिति का आकलन करो। ठीक है, क्या व्यक्ति सचेत है, क्या व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है, सहायता मांगने, और फिर अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। सोचिए और लिखिए। बाढ़ आने पर बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें इसकी एक सूची बनाएं। तो क्या करें? ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। बिजली के मुख्य स्विच और गैस बंद कर दें। पीने के पानी और भोजन का पर्याप्त स्टॉक रखें। सरकारी चेतावनी और निर्देशों का पालन करें। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जलरोधी बैग में रखें। और क्या ना करें? बाढ़ के पानी में न चलें या गाड़ी ना चलाएं। बिजली के तारों को या खंभों को ना छुएं। दूषित पानी का सेवन ना करें। घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान ना दें। आग लगने पर बचाव हेतु उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची बनाएं। तो अग्निशमन यंत्र या अग्निशामक यंत्र जिसको कहते हैं, रेत की बाल्टी, पानी की बाल्टी, होज पाइप, धुएं का अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, फर्स्ट एड किट, आग बुझाने वाला कंबल या फायर ब्लैंकेट। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका चैप्टर हो गया है। अब शुरू हो जाता है आपका अभ्यास कार्य, जिसमें सबसे पहले है सही उत्तर का चयन कीजिए। ऊंट ने बंदर, खरगोश और कछुए को अपनी पीठ पर क्यों बैठाया? तो यहाँ पर आंसर ब सही है। ब पर निशान लगा देंगे और यहाँ भी ब पर हम कोष्टक में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊंट के पैर रेत में नहीं दसते। दूसरा क्वेश्चन है, रेगिस्तान में कौन सा जानवर आसानी से चल पाता है? तो ऊंट। ऑप्शन द सही उत्तर है। चिंकारा क्या है? हिरण प्रजाति का प्राणी। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन स सही है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट के पैर बड़े एवं गद्दीदार होते हैं, इसलिए वे रेत में नहीं दसते।
सही या गलत लिखिए। ऊँट तेज हवा से डरता है, गलत। ठीक है। फिर कछुए ने तूफान के समय ऊँट के कुबड़ के बीच में छिपकर अपना सिर अंदर कर लिया, सही। बंदर और खरगोश रेगिस्तान में बिना पानी के रह सकते हैं, गलत। रेगिस्तान में बबूल, रोइडा और झाड़ियाँ पाई जाती है, सही। ठीक है। अब देखते हैं, 2 से 3 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि यह रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, रेत में नहीं धंसता और लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, जिससे यह रेगिस्तानी इलाकों में परिवहन का एकमात्र साधन है। दूसरा प्रश्न है, ऊँट को घंटों तक प्यास क्यों नहीं लगती है? ऊँट अपने शरीर में पानी और वसा को लंबे समय तक संचित रख सकता है, जिससे वह कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। यदि खरगोश और बंदर अकेले यात्रा करते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? यदि खरगोश और बंदर अकेले रेगिस्तान में यात्रा करते तो उन्हें रेगिस्तान में चलने में परेशानी, धूप, पानी की कमी, थकान, तूफान से बचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता। रेगिस्तान में रहने वाले लोग गर्मी के समय कैसे रहते होंगे? रेगिस्तान में रहने वाले लोग गर्मी के समय ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, पानी का सावधानी से उपयोग करते हैं और दोपहर में धूप से बचने के लिए घर में रहते हैं। फिर है, स्वयं कीजिए खोज और अवलोकन कार्य। हाथी और बिल्ली के पैरों में क्या अंतर होता है? तो अपने को खुद को ये खोज करके बताना है। हाथी के पैर खंबे जैसे मोटे और मजबूत होते हैं, जबकि बिल्ली के पैर छोटे और गद्दीदार होते हैं, जो उसे चुपचाप चलने में मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 2, आसपास की पक्षियों की चोंच का आकार उनके खाने से कैसे जुड़ा हुआ है? पक्षियों की चोंच का आकार उनके खाने की आदतों के अनुसार अनुकूलित होता है। उदाहरण के लिए, उन्हें बीज खाने वाले पक्षियों की चोंच छोटी और मजबूत होती है, जबकि कीड़े पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच पतली और नुकीली होती है। फिर है, क्या सभी पक्षी उड़ते हैं? यदि नहीं तो उनके पंख कैसे होते होंगे? नहीं, सभी पक्षी नहीं उड़ते हैं। जो पक्षी नहीं उड़ते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग और पेंगुइन, उनके पंख या तो छोटे होते हैं या अविकसित होते हैं या तैराकी के लिए अनुकूलित होते हैं। चींटियां कैसे एक पंक्ति में चलती हैं या ये रास्ता कैसे ढूंढती होंगी? चींटियां एक पंक्ति में फेरोमोन नामक रसायनों का स्त्राव करके चलती हैं, जिससे वे एक दूसरे का अनुसरण कर पाती हैं और रास्ता ढूंढ पाती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जंगल, खेत, तालाब और घर में कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे अलग अलग। जंगल में हमने लिखा है शेर, बाघ, हिरन, बंदर और विभिन्न प्रकार के पक्षी। और खेत में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, चूहे, गौरैया, ये हमारे खेत में पाए जाते हैं। तालाब में मछली, मेंढक, बतख और सारस। घर में कुत्ते, बिल्ली, चूहे, छिपकली, कबूतर, मकड़ी, इस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। फिर है, प्राथमिक चिकित्सा के समय सोचिए और क्रमबद्ध कीजिए कि यदि कोई नीचे गिर जाए और घायल हो जाए तो सही उपचार का क्रम क्या होगा, बताइए। 1, साफ कपड़े की पट्टी बांधना, घाव को सूखे कपड़े से पोंछना, घाव को अच्छे से धोना, घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना। ठीक है ना। और फिर आगे, सड़क दुर्घटना से बचना है तो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कीजिए। ये सड़क सुरक्षा के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो क्रम बनाएंगे हम, वो देखिए। सबसे प्राथमिक चिकित्सा का सही क्रम है घाव को अच्छे से धोना, घाव को सूखे कपड़े से पोंछना और फिर घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना और एक साफ कपड़े की पट्टी बांधना। यह सही क्रम है। इस क्रम से हमें किसी का प्राथमिक उपचार करना चाहिए। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर रेगिस्तान का तूफान कंप्लीट हो जाता है। आगे के चैप्टर देखने के लिए स्टूडेंट्स आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और लाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपने इसमें से क्या क्या सीखा और क्या नहीं सीखा।